सो वो दिन गए जब आप कंप्यूटर की वेबसाइट को बैठकर एक एक पेज को एनालाइज करते थे। एनीथिंग एलएलएम आपकी सीधे सीधे हेल्प कर सकता है पूरी की पूरी वेबसाइट को स्क्रैप करके और सीधे सीधे आपको आपके कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। हेलो एवरीवन, अमित तिवारी फॉर अमिततिवारी.net और ये सिंपल एआई कोर्स की सेकंड क्लास। आज की क्लास में हम लामा को थोड़ा बेटर तरीके से यूज करना सीखेंगे। उसे टर्मिनल के अंदर ही मॉड्यूलेट करना, उसके साथ बातचीत करना, नए मॉडल्स को इंस्टॉल करना, पुराने मॉडल्स को डिलीट करना, ये सब कुछ जानेंगे। उसके अलावा हम बातें करेंगे कि एफ और जो क्यू मॉडल्स हैं इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। हम चंक साइज के बारे में बात करेंगे, हम ओवरलैप के बारे में बात करेंगे, हम टोकनाइजेशन के बारे में बात करेंगे और साथ ही में इस क्लास के लास्ट में हम सीखेंगे एनीथिंग एलएलएम को इंस्टॉल करना, उसे यूज करना, उसे प्रॉपर तरीके से सेट करना ताकि आप एनीथिंग एलएलएम को यूज करके अगली क्लास में अपने काम के वर्कफ्लोज बनाना शुरू कर सकें। n10 वर्कफ्लोज के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है थैंक्स टू ऑल दीज पोस्ट ऑन लिंक्डइन, बट इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग टूल्स हैं और इस कोर्स का पर्पस है आपको बहुत अलग अलग तरह के टूल्स को सिखाना, समझाना ताकि आप उन्हें यूज करके अपने काम के ऑटोमेशन को सेटअप कर सकें। सो बिना इधर उधर की बातें किए हुए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज की क्लास को एक्चुअली में शुरू करते हैं। सो कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है लामा का यूजर इंटरफेस। बड़ा ही सिंपल सा यूजर इंटरफेस है। लास्ट टाइम लोगों ने लामा को सिर्फ इंस्टॉल किया था। अगर आप इस बटन को प्रेस करें साइड बार में आपको सिर्फ हेलो हाउ आर यू दिखाई दे रहा है बिकॉज इस क्लास की रिकॉर्डिंग से पहले मैंने गलती से लामा को इंस्टॉल कर दिया था। आई गॉट कंफ्यूज, आई थॉट दैट अभी हम लोगों ने लामा को इंस्टॉल करके भी नहीं दिखाया है क्लास में। सो यहाँ पर अभी फिलहाल आप देख सकते हैं ये साइड बार है। अगर आपको नई चैट शुरू करनी है तो आप यहाँ पर इस न्यू चैट बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, अपना मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं, देन इसके बाद आप चैट शुरू कर सकते हैं। नाउ हाउ डू यू फाइंड आउट दैट आपने कौन कौन से मॉडल एक्चुअली में इंस्टॉल कर रखे हैं। यहाँ पर आने के बाद हम देख सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से मॉडल के आगे सामने डाउनलोड वाला बटन गायब हो चुका है, वही मॉडल हमने इंस्टॉल कर रखे हैं। बट दिस इज अ वेरी डम वे, करेक्ट? इट्स अ वेरी डम वे। आई मीन ये किस तरह की एआई क्लास है जिसमें इतने डम तरीके से हम लोग मॉडल्स को देख रहे हैं। चलिए इस काम को आसान करते हैं और हम लोग टर्मिनल विंडो पर आ जाते हैं। नाउ जब भी टर्मिनल विंडो पर आने के लिए कहा जाता है नॉन प्रोग्रामर्स को, थोड़ा सा उन्हें हल्का सा स्क्वीमिश सा फील होता है। यू डोंट नीड टू फील अबाउट इट, ओके? आपको ऐसा कुछ भी सोचने की समझने की जरूरत नहीं है बिकॉज ओलामा को टर्मिनल विंडो में यूज करना बहुत ही आसान है। कुछ कमांड्स हैं, आप एक बार नोट करके रख लें, धीरे धीरे यूज करते करते आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, इसी कोर्स में ही आपको याद हो जाएंगे। सो लेट्स से कि आपको सबसे पहले पता करना है कि आपके पास कौन कौन सा मॉडल इंस्टॉल्ड है। ओके, सो मैं यहां पर टाइप करता हूं ओलामा लिस्ट, ठीक है, ओलामा लिस्ट ओनली। सो यहां पर आपको दो मॉडल्स की लिस्ट दिखाई दे रही है, एक है जेमा 3.1b और दूसरा है क्वेन 3.4b। ओके, इन दोनों का अपना साइज क्या है, कब मॉडिफाई किया गया था, ये सारी चीजें यहां पर पता लग रही हैं। अभी मैंने इस क्लास की रिकॉर्डिंग से पहले ही दोबारा फिर से मैंने ओलामा को इंस्टॉल किया है और साथ ही में दोनों मॉडल इंस्टॉल किए हैं, तो इसीलिए यहां पर टाइम आपको 5-7 मिनट्स पहले दिखाई दे रहा है। नाउ अगर आप इस लिस्ट के अलावा किसी एक पर्टिकुलर मॉडल के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो कैसे करेंगे, हम फिर से एक कमांड टाइप करते हैं ओलामा शो जेमा 3.1b। ये इस मॉडल का जो भी नाम है कंप्लीट वेरिएशन के साथ में आपको टाइप करना है। उससे पहले ओलामा शो लगाना पड़ेगा, एंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर इस मॉडल की जितनी भी खासियत है वो सब कुछ आपको दिखाई दे जाएंगी। आर्किटेक्चर क्या है पता लग रहा है, पैरामीटर्स क्या है पता लग रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट की लेंथ कितनी है, कितने टोकन्स एक्चुअली में जाते हैं, जितने आपके मॉडल जो है उसको याद रहती है ताकि उसके बेस पर आंसर दे सके, वो सारी चीजें यहाँ पर, एम्बेडिंग की लेंथ कितनी होनी चाहिए, क्वांटाइजेशन क्या है वो भी यहाँ पर आपको पता लग रहा है। नाउ क्वांटाइजेशन एग्जैक्टली है क्या, ये अभी इसी क्लास के लास्ट में पता लग जाएगा। हमें एफ पढ़ना है और क्यू पढ़ना है, ठीक है? तो एफ का मतलब क्या होता है कोई जानता है? फ्लोटिंग पॉइंट, साथ में क्यू है क्वांटाइजेशन, दोनों को हम समझेंगे। इसके अलावा पैरामीटर, लाइसेंस वगैरह सबकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। नाउ लेट्स से कि आप एक एक करके सारे मॉडल्स ट्राई कर रहे हैं। कभी आपने छोटी कैपेसिटी का मॉडल ट्राई किया, कभी आपने बड़ी कैपेसिटी का मॉडल ट्राई किया एंड आपके सिस्टम में स्पेस कम हो रहा है। अब इन मॉडल्स को डिलीट कैसे करें, बिकॉज इनका कोई अनइंस्टॉल बटन नहीं आता है। वो तरीका भी बहुत ही सिंपल है। मैं कौन सा मॉडल यहाँ पर डिलीट करूंगा, वो है जेमा 3.1b। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और टाइप करता हूँ ओलामा RM, रिमूव RM जेमा 3.1b। एंटर बटन के ऊपर प्रेस किया, थोड़ा टाइम लगेगा, डिलीट हो गया। अब आप मेरी बात क्यों मानोगे, फिर से एक बार करते हैं, लिस्ट देखते हैं। ओलामा लिस्ट, सिर्फ ओलामा लिस्ट के ऊपर टाइप करते हैं और अब यहां पर आपको क्वेन 3.4b दिखाई दे रहा है लेकिन जेमा नहीं दिखाई दे रहा है। जेमा गया, ओके। नाउ वापस फिर से अगर किसी मॉडल को इंस्टॉल करना है तो फिर हम क्या करेंगे, उसका भी तरीका बहुत सिंपल है। ओलामा रन जेमा 3.1b
बिकॉज मैं मॉडल को इंस्टॉल कर रहा हूं, मैंने इस मॉडल का एग्जैक्ट नाम दे दिया। अब जेमा 3 1B मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको नया मॉडल चाहिए तो कैसे आप ढूंढेंगे? आ जाते हैं हम यहाँ पर ollama.com पर आ जाते हैं एंड ollama.com पर मॉडल्स नाम के इस बटन के ऊपर आते हैं और यहाँ पर आपको लास्ट टाइम बताया था अलग अलग फिल्टर्स अलग अलग टाइप के मॉडल्स को दिखाते हैं। तो हम यहाँ पर आ गए। लेट्स से आपको जेमा की जगह GPT OSS अगर आपको इंस्टॉल करना है, आपको हर मॉडल के नाम को कॉपी करना होगा। यहाँ सामने कॉपी बटन दिया हुआ है। इसके बाद वापस अपना टर्मिनल विंडो ओपन करें और यहाँ पर ओलामा रन और जो भी मॉडल का नाम है ये यहाँ पर आप टाइप करके एंटर बटन प्रेस कर देते हैं। मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? बिकॉज ये मॉडल बहुत बड़ा है, 14 GB का है। इतना मेरे इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर स्पेस ही नहीं है। ओके, तो हम वापस आ जाते हैं और इस ट्यूटोरियल के लिए, इस वीडियो के लिए जेमा 3 के इस मॉडल को मैं बार बार इंस्टॉल कर रहा हूँ। जेमा 3 1B 815 MB का मॉडल है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, टेस्ट ट्यूटोरियल के लिए बहुत अच्छा है। सो हम यहाँ पर आ जाते हैं और फिर से एक बार टाइप करते हैं ओलामा रन जेमा 3 1B, एंटर बटन प्रेस किया, पुलिंग मैनिफेस्ट एंड यहाँ पर ये इसको डाउनलोड करना शुरू कर देगा। एक बार जैसे ही डाउनलोड हो जाता है इसके बाद फिर हम इसे यूज करना शुरू कर सकते हैं। तो लेट्स जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। ऑल्दो आई ऑलरेडी हैव Qwen 3B, लेकिन Qwen 3B अपने आप में थिंकिंग मॉडल है। वो हर एक काम को करने से पहले सोचता है और जो उसकी चेन ऑफ थॉट होती है, उसके सोचने की प्रोसेस होती है, उसको दिखाता भी है। ओके, ये जो डिफरेंस है ये अभी मैं दिखा दूंगा। पहले हम जेमा 3 1B को इंस्टॉल होने देते हैं। ओके, सो यहाँ पर जेमा 3 1B इंस्टॉल हो चुका है कंप्लीटली और यूज करने के लिए रेडी है। ओके, तो अब ये बिकॉज मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ओलामा एंड देन इसके बाद रन जेमा 3B कर दिया था। सो अब अगर मैं यहाँ पर मैसेज करता हूँ तो जेमा 3 1B ही आंसर करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ हेलो एंड देन नाउ ये जो अभी आपको आंसर मिला है ये डायरेक्टली मॉडल से मिला है, बीच में कोई यूजर इंटरफेस नहीं आ रहा है, सिर्फ टर्मिनल है और आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल आपका मॉडल है। एज क्लोज एज यू कैन गेट टू एन LLM मॉडल। यहाँ पर मैं पूछ सकता हूँ डायरेक्टली व्हाट मॉडल आर यू एंड देन यहाँ पर अपने आप ही आंसर कर देता है। जेमा लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्रिएटेड बाय जेमा टीम एट गूगल ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, कूल, वेरी गुड, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। नाउ इस तरीके से आप किसी भी एक मॉडल को रन करके आराम से यहाँ पर अपना काम कर सकते हैं। आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं किसी भी मॉडल से और आपको किसी यूजर इंटरफेस की जरूरत नहीं है। सो ये थी कुछ बेसिक कमांड्स जो टर्मिनल पर हम ओलामा को लेकर और अलग अलग मॉडल्स की इंफॉर्मेशन लेने के लिए या उन्हें इंस्टॉल करने के लिए, उनसे बात करने के लिए यूज कर सकते हैं। बट हमारा पर्पस ना तो टर्मिनल को यूज करना है और ना ही ओलामा के यूजर इंटरफेस को यूज करना है, हमें से एक स्टेप आगे जाना है। नाउ यहाँ पर जब पिछली क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था कि अलग अलग मॉडल्स की अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जांपल अगर एक बार फिर से मैं ओलामा के इस साइट पर जाऊं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एम्बेडिंग, विजन, टूल, थिंकिंग, बहुत सारे अलग अलग फिल्टर्स हैं और ये इन मॉडल्स के अपने खुद की कैपेसिटीज को दिखाता है। नाउ अगर मैं एक बार वापस आऊं और यहाँ पर जेमा को हमने सेलेक्ट कर रखा है ऑलरेडी और आपको यहाँ पर फंक्शन मिल रहा है फाइल्स को अटैच करने का। ठीक, यहाँ पर आप क्लिक करके आप फाइल्स को अटैच कर सकते हैं जिसे आप अपनी चैट में यूज कर सकते हैं। बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन अगर मैं यहाँ पर जेमा 3B की जगह Qwen 3 4B को यूज कर लेता हूँ। जब हम Qwen 3 4B को सेलेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर एक ही ग्लोब का आइकन दिखाई देता है। ये ग्लोब का आइकन क्या दिखा रहा है? इस ग्लोब आइकन का मतलब है कि ये मॉडल इंटरनेट को सर्फ कर सकता है। ओके, इंटरनेट को सर्फ कर सकता है। ये क्या हुआ? ये एक फंक्शन है। ये पर्टिकुलर मॉडल एक फंक्शन को कॉल कर सकता है, राइट? जो यहां पर दिखा हुआ है टूल्स अलग अलग। जब हम टूल्स नाम के इस फिल्टर को क्लिक करते हैं तो हमें यहां पर वही मॉडल दिखाई देते हैं जो किसी न किसी टूल को कॉल कर, फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। उनके अंदर कुछ कैपेसिटी है। ओके, अब ये टूल अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। सो नाउ फॉर एग्जांपल हम जेमिनी को ओपन करते हैं और जेमिनी को ओपन करते ही आपको यहाँ पर नीचे क्रिएट इमेज नाम का एक बटन दिखाई दे रहा है। अब अगर इस बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो ये नैनो बनाना एक फंक्शन को कॉल कर रहा है। जब आप जेमिनी पे बोलते हैं कि क्रिएट एन इमेज ऑफ दिस एंड दिस, क्रिएट एन इमेज ऑफ अ वाइट डॉग विद वाइट not white eyes, black eyes and tree is in the background, इस तरह के आप प्रॉम्प्ट को देते हैं तो जेमिनी इमेज नहीं क्रिएट कर रहा है। जेमिनी इस प्रॉम्प्ट को लेता है, इसे थोड़ा इनहांस करता है, इंप्रूव करता है एंड देन इसके बाद इस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को दिया जाता है एक फंक्शन को। वो फंक्शन यूज कर रहा है मॉडल
जिसका नाम है नैनो बनाना। सो ऐसा नहीं कि नैनो बनाना फीचर इसके अंदर बेक्ड इन कर दिया गया है, नहीं, वो एक अलग मॉडल है जिसको जेमिनी मॉडल कॉल कर सकता है। इसीलिए इस मॉडल को हम लोग फंक्शन मॉडल बोलते हैं, जो अलग अलग तरह के फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। सिमिलरली वापस यहां पर आ जाते हैं, हम थिंकिंग मॉडल्स भी दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि ये मॉडल ऐसे हैं जो सोच, जिनके पास चेन ऑफ थॉट प्रोसेस है। किसी भी प्रॉम्प्ट के बदले आंसर में देने से पहले ये उस पर्टिकुलर टास्क को ब्रेक डाउन करते हैं छोटी छोटी चीजों में, एंड देन इसके बाद उसको प्रोवाइड करते हैं। सो इसका हम एक लाइव एग्जांपल भी देख सकते हैं। सो मैं ओलामा पर आ जाता हूं और क्वेन 3.4b की जगह एक बार थोड़ी देर के लिए फिर से जेमा 3.1b को सिलेक्ट कर लेता हूं, बिकॉज जेमा 3.1b थिंकिंग मॉडल नहीं है। इसके अंदर फंक्शन कॉलिंग भी नहीं है, लेकिन इसमें थिंकिंग प्रोसेस भी नहीं है। तो अगर मैं यहां पर पूछता हूं हेलो हाउ आर यू, जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को डालूंगा यहां पर सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया, उसके बदले यहां पर आंसर आ गया, हेलो देयर ब्ला, जो भी था सब कुछ यहां पर सामने आ गया। बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन अगर हम सेम काम को जेमा 3b की जगह क्वेन 3.4b से कराते हैं। हेलो हाउ आर यू, सेम क्वेश्चन है, मॉडल डिफरेंट है, ये मॉडल सोच सकता है। अब क्या होगा जब मैं एंटर बटन को प्रेस करूंगा, यहां पर ये सबसे पहले अपनी चेन ऑफ थॉट को देना शुरू करेगा। व्हाट इज दैट थिंग दैट इट इज थिंकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहां पर लेट इट लोड, बिकॉज ये मॉडल थोड़ा सा हैवी है तो मेरे अपनी इस लैपटॉप पर थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगाएगा। नाउ यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो अपनी थिंकिंग प्रोसेस है इसको दिखा रहा है इन वर्ड्स, और ये वर्ड्स जो है वो थोड़ी से कम ओपेस्टिक्स आते हैं, मतलब हल्का सा ग्रे कलर में, जिससे आपको धोखा ना हो जाए कहीं इसका आंसर तो नहीं है। नाउ थिंकिंग प्रोसेस क्या है कि मैं पूछ रहा हूं मॉडल से हेलो हाउ आर यू, एंड ये खुद में सोच रहा है कि ओके थॉट फॉर 34.3 सेकेंड्स, और एक बार यहां पर इसको ट्रिल डाउन करके देखते हैं एंड सी यहां पर आपको मॉडल का लॉजिक देखने को मिलता है। मतलब हमने सीधे सीधे क्वेश्चन किया हेलो हाउ आर यू, रिप्लाई क्या आया, हेलो आई एम एन एआई सो आई डोंट हैव फीलिंग्स बट आई एम हियर टू हेल्प यू। नाउ इस लॉजिक तक, इस आंसर तक ये मॉडल कैसे पहुंचा है, वो यहां पर अपनी चेन ऑफ थॉट के जरिए बता रहा है कि कैसे इस लॉजिक तक पहुंचा है, क्या है इसका लॉजिक बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। नाउ इस तरीके के मॉडल बहुत जरूरी, इस तरह के मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज जब आप इनको कोई एक टास्क पर्टिकुलर करने को देते हैं एंड यू डोंट गेट द रिजल्ट्स दैट यू आर लुकिंग फॉर, आप एक्चुअली में इनके थॉट प्रोसेस में जाकर देख सकते हो कि वो उस कंक्लूजन तक कैसे पहुंचे हैं, ताकि आप अपने प्रॉम्प्ट को भी चेंज कर सके उस हिसाब से और उससे बेटर रिजल्ट निकाल सकें। तो इस तरह का जो एडवांस लेवल का रीजनिंग है वो आपको फ्री के मॉडल से मिल रहा है। नाउ जस्ट इमेजिन कि आप किसी वेबसाइट का टेक्निकल एसईओ एनालिसिस करना चाहते हैं, किसी फाइल को एनालाइज करके उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं और आपको सही रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, सो आप इसकी चेन ऑफ थॉट को जाकर देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं कहां पर मॉडल अपने एक करेक्ट थॉट प्रोसेस से भटक गया था और अपनी प्रॉम्प्ट में उस करेक्शन को इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि बाकी फाइल्स के एनालिसिस में ये मॉडल गलती ना करे। और इस तरह के बहुत सारे एडवांस यूज हम आगे फ्यूचर में देखेंगे। सो हमने थिंकिंग को देख लिया, टूल्स को समझ लिया, एंड इसके बाद आ जाता है विजन नाम के जो मॉडल्स हैं। विजन मॉडल्स भी काफी कूल होते हैं। इनका काम सिर्फ आपके लिए इमेज जनरेट करना नहीं है, बल्कि इमेजेस को समझना भी है। इस तरह के मॉडल्स को जब आप अपने प्रॉम्प्ट में कोई इमेज देते हैं तो उस इमेज के अंदर के मौजूद टेक्स्ट को ये समझ सकते हैं। सो इसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं इस ओलामा नाम के मॉडल को, मैं ओलामा को ओपन करता हूँ, एक नई चैट विंडो ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं जेमा 3b को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आई विल अपलोड अ फाइल, यहाँ पर मैंने एक एम्प्टी थंबनेल ऐड करी और इसके बाद मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगा, जनरेट व्हाट इज रिटन इन दिस इमेज। नाउ आई नो, मैं जब ये प्रॉम्प्ट टाइप कर रहा हूं तो ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है दिस मॉडल डज नॉट सपोर्ट इमेजेस। एक छोटा सा मॉडल है, टेक्स्ट ओनली मॉडल है, इमेजेस को सपोर्ट करता ही नहीं है, यानी कि इसके अंदर विजन अवेलेबल नहीं है। अगर मैं विजन फिल्टर यहां पर डालता हूं तो जेमा 3 दिखाई दे रहा है, लेकिन इस जेमा 3 के अंदर जो ये स्पेसिफिक मॉडल है वो मॉडल इसको यूज नहीं करता। लाइक यहाँ जेमा 3.1b लिखा हुआ है, ये सिर्फ टेक्स्ट ओनली मॉडल है, इसके अंदर विजन कैपेसिटी नहीं है। जेमा 3 में है लेकिन जेमा 3 1b के अंदर नहीं है। अब ये 1b वगैरह है क्या, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा आपको। आप किसी ऐसे मॉडल को इंस्टॉल कर सकते हैं जिसमें विजन कैपेसिटी हो, जो इमेजेस को देख सकता है, समझ सकता है और उसके अंदर के टेक्स्ट को जनरेट करके आपको आंसर प्रोवाइड कर सकता है। नाउ विजन के बाद जो एक नेक्स्ट लेवल कैपेसिटी होती है इन मॉडल्स के अंदर, दैट इज एम्बेडिंग। नाउ एम्बेडिंग क्या है, इसके ऊपर अभी हम थोड़ी देर में आते हैं। एम्बेडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट उससे पहले हमें कुछ चीजें और समझनी पड़ेंगी। हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आखिर कुछ मॉडल्स के सामने F लिखा होता है, कुछ के सामने Q लिखा होता है,
और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको समझ में आना जरूरी है ताकि आप अपने काम के मॉडल्स को सेलेक्ट कर सकें। तो हम जेमा 3 मॉडल के अंदर ही हैं और यहाँ पर आपको अलग अलग मॉडल्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जेमा 3 लेटेस्ट है, ये 3.3 GB का है, ये 292 MB का है, ये 815 MB का है, ये 3.3 GB का है ना। जब आप इन अलग अलग मॉडल्स को देखते हैं, एक नॉर्मल अगर आप ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आप देखेंगे मॉडल्स को, साइज को, और आप सोचेंगे कि ठीक है जो मॉडल लाइट है मे बी वो ज्यादा बेटर होगा, फास्टर होगा, और जो मॉडल हैवी है, ज्यादा साइज का है, वो स्लोअर होगा। एंड यू आर नॉट एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, लेकिन इसके बीच में थोड़े से फर्क आ जाते हैं। जैसे अगर मैं जेमा 3 1B को एक बार क्लिक करता हूं तो यहां पर आपको दिखाई देगा इस मॉडल के अपने खुद के स्पेसिफिक्स। तो यहां पर आर्किटेक्चर क्या है वो पता लग रहा है, पैरामीटर्स क्या है पता लग रहे हैं, क्वांटाइजेशन क्या है, क्वांटाइजेशन है Q4, वर्ड जिसके ऊपर आपको फोकस करना है दैट इज Q4, Q लिखा हुआ है। ओके, एक बार हम आ जाते हैं जेमा 3 27B के ऊपर। ये सबसे बड़ा मॉडल है 17 GB का। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर भी आपको Q4 दिखाई देगा। तो फिर फर्क क्या हुआ, अगर वो भी Q4 था ये भी Q4 है, फर्क क्या हो गया? यहां पर फर्क जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो है पैरामीटर्स में। इस मॉडल के अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो है 27.4 बिलियन, ठीक है, 27.4 बिलियन। लेकिन अगर मैं 31B के पास आता हूं तो यहां पर जो पैरामीटर्स हैं वो है सिर्फ 1000 मिलियन, राइट। यहां पर 27.4 बिलियन है, दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सिमिलरली अगर मैं 312B के पास आ जाता हूं तो यहां पर मुझे Q4 दिखाई दे रहा है, लेकिन पैरामीटर यहां पे 12 बिलियन है। सो यहां पर पैरामीटर्स में डिफरेंस आ रहा है, Q वर्ड आपको हर जगह दिखाई दे रहा है। सो हम आ जाते हैं दूसरे मॉडल के ऊपर। लेट्स से विल गो टू Qwen 3। सो आपने विजन को एक बार डीसेलेक्ट कर लिया है एंड देन इसके बाद हम देखते हैं ये DeepSeek R1 यहां पर दिखाई दे रहा है मॉडल। DeepSeek R1 के ऊपर क्लिक करते हैं एंड यहां पर थोड़ी देर के लिए इस व्यू ऑल नाम के बटन को क्लिक कर देते हैं। नाउ अब अगर आप इन मॉडल्स की लिस्ट को ध्यान से देखेंगे, हम थोड़ा सा और नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं तो आपको अलग अलग वर्ड्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर Q8 लिखा हुआ है, यानी कि ये मॉडल जो है वो क्वांटाइज्ड किया गया है, Q वर्ड है यहाँ पर। लेकिन साथ में जो सबसे नीचे एक बड़ा सा मॉडल दिखाई दे रहा है 1.3 TB का, यह है FP16, F लिखा हुआ है, FP यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट। सो मॉडल्स की लिस्ट जब आपको दिखाई देती है तो उसमें कहीं पर आपको FP16 दिखाई देगा, कहीं पर आपको FP8 दिखाई देगा, कहीं पर आपको FP4 दिखाई देगा। सिमिलरली कभी आपको Q8 दिखाई देगा, Q4 दिखाई देगा। आखिर F और Q के बीच में क्या डिफरेंस है आकर देखते हैं यहाँ पर। सो FP जब भी किसी मॉडल के सामने लिखा होता है इसका मतलब है फ्लोटिंग पॉइंट, ये इसका फुल फॉर्म है। Q का मतलब क्या हुआ? Q का मतलब है क्वांटाइज्ड, ठीक है। नाउ इन दोनों को अगर आप एकदम सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझना चाहते हैं तो इसका एग्जांपल ये होगा कि लेट्स से कि एक इमेज है, कोई भी एक पर्टिकुलर आप इमेज देखते हैं और उस इमेज को लेट्स से फ्लावर, हम फ्लावर की अलग अलग इमेज को देख लेते हैं, राइट। ये एक इमेज है, ओके। जो FP है वो बेसिकली इस इमेज का रेजोल्यूशन है, कितने बड़े साइज की इमेज है, ओके। ये इमेज हो सकता है 500 बाई 500 की, ये इमेज यहाँ पर दिखाई दे रही है 3840 बाई 3840 पिक्सल की है, यानी कि ये इमेज बहुत बड़ी है। इसको अगर मैं प्रिंट कराऊं तो बहुत बड़े साइज में भी क्लियर इमेज निकल कर आएगी। ये एक हो सकता है, यहाँ पर दूसरी इमेज है, इस पर्टिकुलर दूसरे फ्लावर की एक फोटो है, वो सिर्फ 500 बाई 747 की, यानी कि इमेज का जो रेजोल्यूशन है वो छोटा है, पिक्सल में उसका साइज छोटा है, ओके। FP फ्लोटिंग पॉइंट यही दिखाता है कि किसी पर्टिकुलर मॉडल का साइज जो उसका रेजोल्यूशन है वो कितना बड़ा है। तो फिर क्वांटाइज्ड क्या होता है? क्वांटाइजेशन इज सॉर्ट ऑफ जो हम इमेज को कंप्रेस करते हैं, हम लोग इमेजेस को ऑप्टिमाइज करते हैं, उसमें हम कई बार लॉसलेस कंप्रेशन वगैरह यूज करते हैं, अपन 50% 60% फोटोशॉप के थ्रू या किसी और दूसरे ऐप के थ्रू हम इमेज को कंप्रेस करते हैं। जब भी हम इमेज को कंप्रेस करते हैं तो उसका साइज कम नहीं होता है, इमेज का साइज वही रहता है, उसका पिक्सल में जो रेजोल्यूशन है वो सेम रहता है, लेकिन इमेज का जो फाइल साइज है वो कम हो जाता है, बिकॉज जो बहुत कॉमन इंफॉर्मेशन है, ऐसी डिटेल्स हैं जिनको इंसानी आंख देख नहीं पाएगी, उन सभी को कंप्यूटर हटा देता है और जो इमेज है वो उसका साइज कम हो जाता है। तो क्वांटाइजेशन भी कुछ बहुत वैसी प्रोसेस है जिसमें डिटेल्स निकाल दी जाती हैं, बहुत ज्यादा जो इन डेप्थ डिटेल्स होती हैं वो निकाल दी जाती हैं। मॉडल को बहुत सारी चीजें पता होती हैं, क्वांटाइज्ड में मॉडल को बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन उन चीजों के बारे में इन डेप्थ इंफॉर्मेशन निकल जाती है। सो अगर एक क्वांटाइज्ड मॉडल से आप पूछते हैं लेट्स से कि
ताजमहल किस सिटी में है, तो हो सकता है बता देगा अभी ताजमहल आगरा में है। लेकिन अगर कोई पूछे कि ताजमहल जिस सिटी में, उसका पिछले 1000 साल की हिस्ट्री निकाल कर दो, वो इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं होगी। लेकिन इन दोनों ही मॉडल्स के जो ये अलग अलग वेरिएशन होते हैं, इनके अपने यूज होते हैं। एफपी मॉडल जो प्रिसिशन है वो बहुत हाई होता है, यानी कि उसके पास बहुत इन डेप्थ इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन क्वालिटी बहुत हाई होती है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही में इसका जो फाइल साइज होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा फाइल साइज होता है। एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन साथ ही में जो रैम की रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत हाई होती है। देखो यहां पर जो ये पर्टिकुलर मॉडल है डीप सीक का, ये है 1.3 टेराबाइट्स का, तो इसको जो रैम की रिक्वायरमेंट होगी वो आसपास करीब 2 टेराबाइट के आसपास होगी। तो इसको किसी भी पर्सनल सिस्टम के ऊपर रन कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, और उसकी मोस्ट ऑफ द टाइम जरूरत भी नहीं होती है, बिकॉज एफपी मॉडल्स ट्रेनिंग के टाइम यूज किए जाते हैं। एफपी में हम लोगों को जो नंबर्स दिखाई देते हैं वो नंबर्स रेंज करते हैं 4 से लेकर 16 के बीच में, और वो इसलिए बिकॉज जब मॉडल को ट्रेन किया जाता है तो वो बीएफ फॉर्मेट में ट्रेन होते हैं, जो कि 32 बिट इंफॉर्मेशन के साथ में होते हैं, राइट। उनकी जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो 32 बिट में होती है, और जब उसे एफपी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है तो वो 16 बिट इंफॉर्मेशन में हो सकता है। छोटा साइज करने के लिए 8 में लेके आ सकते हैं, 8 से भी और छोटा करते हैं तो 4 बिट इंफॉर्मेशन में लेके आ जाते हैं, और ये जो बिट जितना डिक्रीज करते हैं उतना ही ज्यादा मॉडल का साइज भी छोटा होता जाता है, मैनेजेबल होता जाता है, लेकिन साथ ही में उसकी एक्यूरेसी भी डाउन होनी शुरू हो जाती है। क्वांटाइज्ड मॉडल डिटेल्स को थोड़ा सा लूज करते हैं, लेकिन उस डिटेल को लूज करने की वजह से जो उनकी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। इनकी जो स्पेशलिटी है उसको अगर हम लिखना चाहें तो एफपी मॉडल से एग्जैक्टली अपोजिट हो जाती है, यानी कि लेस इंफॉर्मेशन हो जाती है। फाइल साइज भी लेस हो जाता है, लेस फाइल साइज, लेस एक्यूरेसी एंड लेस रैम रिक्वायरमेंट एंड इसका भी अपना फायदा है। एक वो कहावत है हिंदी में, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। इतना अच्छा मॉडल है, बड़ा मॉडल है, 1.3 ट्रिलियन का मॉडल है, लेकिन उसे आप अपनी मशीन पर रन ही नहीं कर पाएंगे तो क्या फायदा होगा। आप 2 टेराबाइट की रैम वाला सिस्टम खरीदने नहीं जाएंगे। अगर आपको आर्टिकल लिखने, एनालिसिस करना है तो ऐसे टास्क के लिए आप छोटे मॉडल से काम चला सकते हैं। और लोकल एआई को इंस्टॉल करने का, यूज करने का बेनिफिट भी यही है कि आप अपने यूज के हिसाब से मॉडल्स को सेलेक्ट कर सकें। जहां पर सुई का काम है वहां पर तलवार लेकर जाने से कोई फायदा नहीं होता। आपको बटन टाकने, आपको सुई चाहिए। इस कोर्स का पर्पस भी यही है कि जब आपको ज्यादा जरूरत हो तब आप बड़ा मॉडल सेलेक्ट करें, लेकिन जब आपकी जरूरत कम है तो आप छोटे मॉडल को सेलेक्ट करके जल्दी से जल्दी काम करा सकें। आपको मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन जनरेट करने हैं, आप जेमा 3.1b से काम चला सकते हैं। आपको क्वेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डीप सीक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ओपन एआई की पेड एपीआई की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस कोर्स। सो एफपी और क्यू के बीच का डिफरेंस आप समझ गए। सो हम नेक्स्ट टाइम जब आएंगे इस तरह की किसी भी मॉडल को सिलेक्ट करने के लिस्ट के ऊपर, तो आपको देखना पड़ेगा कि मॉडल एफपी हो तो अच्छा है, प्रिसिशन कम हो गया है लेकिन क्वालिटी फिर भी मौजूद है, और 16 मॉडल है तो इसका मतलब है कि उसकी क्वालिटी ज्यादा है एफपी 8 से। FP अगर 4 होगा तो उसकी क्वालिटी और कम हो जाएगी। सो यू हैव टू सेलेक्ट अ मॉडल जिसका FP वैल्यू 16 है लेकिन साइज फिर भी मैनेजेबल है। अगर आपके पास 6 GB की रैम है तो आप मॉडल सेलेक्ट करें करीब 3 GB के आसपास का। अगर आपके पास सिस्टम में रैम 16 GB है तो आप करीब 5-6 GB के आसपास का मॉडल अफोर्ड कर सकते हैं उसको रन करना अपने सिस्टम में। सो आई होप कि क्यू और एफपी के बीच का जो डिफरेंस है वो अब आपको समझ में आ गया होगा। नाउ यहां पर मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको कुछ और चीजें अभी समझनी है, जिसमें से एक है एम्बेडिंग्स मॉडल। नाउ एम्बेडिंग मॉडल्स का काम होता है, आप जो भी इंफॉर्मेशन उन मॉडल्स को प्रोवाइड करते हैं उस इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करने से पहले दिए हुए इंफॉर्मेशन को वेक्टर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, ये इनका काम है, सिर्फ वेक्टर्स में कन्वर्ट करना ही इनका काम है। नाउ वेक्टर और वेक्टर एम्बेडिंग्स को मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज मैंने एसईओ कोर्स की 3rd क्लास में मैंने ऑलरेडी इसे एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन आज की क्लास में हमें सिर्फ एम्बेडिंग मॉडल्स के ऊपर बात करनी है। सो एम्बेडिंग मॉडल्स का काम होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को लेना और उसे एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कर लेना। नाउ एक बार एम्बेडिंग बन गई उसके बाद इस एम्बेडिंग्स को स्टोर करने के लिए हमें चाहिए होता है वेक्टर डेटाबेस। सो लेट्स
bring another word that is vector database. Vector database normal databases से अलग होती है. Normal databases में information जिस भी फॉर्मेट में आप प्रोवाइड करते हैं उस फॉर्मेट में उसको स्टोर कर लिया जाता है. वेक्टर डेटाबेस थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम करते हैं. वो इंफॉर्मेशन को काफी सीक्वेंशली स्टोर करते हैं. लेट्स से कि एक वेक्टर डेटाबेस है. थोड़ा सा यहाँ पर दोबारा से मैं एक बार ड्राइंग बनाऊंगा. आई होप आप लोगों को डर नहीं लगने लगा होगा मेरी ड्राइंग से. काफी अच्छी ड्राइंग करता हूं मैं. यहाँ पर एक नॉर्मल डेटाबेस है और एक है वेक्टर डेटाबेस. दिस इज डेटाबेस, ठीक है, और दिस इज वेक्टर डेटाबेस. नाउ कोई भी मेरे कंप्यूटर साइंस की नॉलेज को चैलेंज नहीं करेगा क्योंकि वो जीरो है. आई एम ऑल्सो एक्सप्लेनिंग दिस इन सिंपल टर्म्स. ओके, नाउ नॉर्मल डेटाबेस में लेट्स से कि आप पहले एक कोई इमेज स्टोर करना चाहते हैं या कोई एक डॉक्यूमेंट स्टोर करना चाहते हैं. ये कैट्स के बारे में है, तो ये कैट्स का डॉक्यूमेंट आपने पहले डाला. कैट्स का डॉक्यूमेंट इस डेटाबेस में स्टोर होके चला गया. इसके बाद आपको एक और डॉक्यूमेंट ऐड करना है. ये डॉक्यूमेंट किस बारे में है? लेट्स से पोल्यूशन के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टोर हो गया. फिर इसके बाद आपको एक और डॉक्यूमेंट स्टोर करना है. वो डॉक्यूमेंट किस बारे में है? वो है लेट्स से मशीन्स के बारे में. करेक्ट. तो ये सारी चीजें जैसे जैसे आप स्टोर करेंगे वैसे वैसे उस डेटाबेस में एक के बाद एक स्टोर होती चली जाएंगी. वेक्टर डेटाबेस थोड़ा सा डिफरेंट काम करते हैं. वेक्टर डेटाबेस में लेट्स से दैट आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना है जो कैट्स के बारे में. सो कैट्स के बारे में जो डॉक्यूमेंट आप बनाएंगे तो वो स्टोर होगा एक कॉर्नर में. यहाँ पर स्टोर हो गया. इसके बाद आपने पोल्यूशन के बारे में एक बनाया डॉक्यूमेंट, तो वो कैट्स के पास नहीं स्टोर होगा, वो दूसरे कॉर्नर में जाएगा. और मशीन्स के बारे में अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट किसी और दूसरे कॉर्नर में जाएगा. राइट. यहाँ पर मैं 2 डायमेंशन में दिखा रहा हूँ, बट वेक्टर डेटाबेस में बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन होते हैं जिसको यहाँ पर अभी स्क्रीन पर मैं दिखा भी नहीं पाऊंगा. जस्ट आपको समझना पड़ेगा. सो नाउ लेट्स से कि एक डॉक्यूमेंट सडनली आपको और बनाना है और ये डॉक्यूमेंट ना ये डॉग्स के बारे में है. तो ये डॉग्स वाला जो डॉक्यूमेंट है वो होगा थोड़ा सा कैट्स वाले डॉक्यूमेंट के पास में ही होगा, क्योंकि है तो दोनों जिंदा ही चीजें. अब कैट और डॉग अलग है लेकिन है ये जिंदा चीजें. सो ये मशीन्स के पास नहीं होगा, पोल्यूशन के पास नहीं होगा. अगर कल को एक लायन के ऊपर पेज बनना हो तो लायन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट होगा. लेट्स से दिस इज द डॉक्यूमेंट फॉर लायन. नाउ बिकॉज लायन और कैट दोनों एक ही फैमिली में आती हैं, तो ये डॉक्यूमेंट जो होगा वो कैट्स वाले डॉक्यूमेंट के पास में ही रहेगा. डॉग से दूर रहेगा लेकिन मशीन और पोल्यूशन से बिल्कुल दूर रहेगा. तो अब इस तरह के डेटाबेस की कैपेसिटी ये होती है कि अगर एक कोई क्वेरी आती है इस वेक्टर डेटाबेस में कि मेरे को ना लायन की इंफॉर्मेशन चाहिए. अब वेक्टर डेटाबेस को ये पता है कि जिंदा चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन यहीं पर इसी कॉर्नर में है, तो मैं इन दोनों कॉर्नर को टच भी नहीं करूंगा. मैं जाऊंगा ही नहीं यहां पर देखने के लिए. वो सिर्फ इसी कॉर्नर में देखेगा जहां पर उसे पता है कि लिविंग थिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है. तो वेक्टर डेटाबेसेस चीजों को सिमेंटिकली स्टोर करते हैं, उनके मीनिंग, उनके रेफरेंस, उसके एक्सप्लेनेशन, उसके हर प्रॉपर्टी के बेस पर. एंड जब आप उससे क्वेरी करते हो तो वो इंफॉर्मेशन जो आपको एक्सट्रैक्ट करके देते हैं वो भी उसी पर्टिकुलर रेफरेंस के बेस पर निकाल कर देते हैं. नाउ जब इंफॉर्मेशन वापस वेक्टर डेटाबेसेस प्रोवाइड करते हैं तो उस टाइम पर जितने भी डेटा निकल के आ रहा है बाहर वो एक साथ बहुत ज्यादा हो सकता है. सो इस जो पूरा का पूरा जो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, आप रिट्रीव कर रहे हैं, इस रिट्रीविंग के टाइम पर ये जो इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है उसको पार्ट्स में ब्रेक किया जा सकता है. जब भी हम किसी चीज को पार्ट में ब्रेक करते हैं तो क्या बोलते हैं? चंक. सो वेक्टर डेटाबेस से इंफॉर्मेशन को बाहर एक्सट्रैक्ट करते टाइम हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ये जो पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है ये टोकन्स के बेस पर डिसाइड किया जाता है और इन टोकन्स की लेंथ को आप डिसाइड कर सकते हो. तो एक बार सेव कर देते हैं और यहां पर हम वर्ड्स दूसरा लेकर आते हैं, चंक. ठीक है. और चंक में डिवाइड करने की प्रोसेस को चंकिंग कहते हैं. हर वेक्टर एम्बेडिंग मॉडल आपको अलाउ करता है कि आप अपने चंक के साइज को खुद से डिसाइड कर सकें. नाउ चंक आप स्मॉल भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं. टुकड़ा है, छोटा रख लो, बहुत बड़ा सा बना लो. नुकसान है दोनों में. अगर चंक साइज बहुत स्मॉल है तो रिट्रीवल बहुत पुअर होगा. रिट्रीवल पुअर कैसे होगा? लेट्स से कि मैं यहां पर आ जाता हूं, ndtv.com वेबसाइट ओपन कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए. एक कोई न्यूज़ निकालते हैं जो अपने आप में बहुत ज़्यादा वियर्ड नहीं है. यही न्यूज़ यहाँ पर आ गई. राइट नाउ थोड़ी देर के लिए इमेजिन करते हैं कि यही पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है इसी को यहाँ पर निकल कर आना था एक्सट्रैक्ट होके. ठीक है. अभी जो वर्ड पूरा का पूरा निकल कर आया, जो पैराग्राफ का पैराग्राफ है पूरा, मैं इसे यहाँ पर कॉपी करके एंड देन इसके बाद यहाँ पर पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ. इतना है टेक्स्ट मेरा. अब अगर इसे मैं बहुत बड़े पार्ट में डिवाइड कर दूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पर इतना बड़ा पार्ट एक बना लिया और इतना बड़ा पार्ट दूसरा है. सो ये जो पर्टिकुलर अभी यहाँ पर टेक्स्ट है ये एक चंक हो गया और ये जो दूसरा पैराग्राफ का पार्ट बचा ये दूसरा चंक हो गया. बड़े बड़े चंक्स हैं. इससे नुकसान क्या है
कि अब इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं मिल रहा है। इस पर्टिकुलर चंक में बहुत सारे पैराग्राफ हो सकते हैं, बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? आई डोंट नो। करेक्ट? बहुत ज्यादा बड़ा साइज हो गया है। लेकिन अगर यहीं पे साइज इसका बहुत कम हो जाए, फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज वन चंक, ये एक दूसरा चंक है, ये एक और तीसरा चंक है, ये एक और चौथा चंक है, यानी कि बहुत छोटे छोटे टुकड़े बना रहा हूं। सो अगर चंक साइज बहुत छोटा छोटा है तो आप देख सकते हैं कि इससे भी कॉन्टेक्स्ट नहीं मिल रहा है, इंफॉर्मेशन की क्वालिटी खराब है। मैनी ऑफ रोडिंग क्या है? ग्रुप्स इन द नेशनल कैपिटल रीजन क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी रेफरेंस नहीं मिल रहा है। सो चंक साइज बहुत बड़ा है तो भी प्रॉब्लम है, चंक साइज छोटा है तो भी प्रॉब्लम है। आप इसे निवाले से समझ लें। अगर निवाला इतने तरह से कोई खिलाएगा तो भी दिक्कत है, पेट नहीं भरेगा, और निवाला बहुत बड़ा होगा तो आप एक बार में च्यू नहीं कर पाएंगे, खा नहीं पाएंगे। दोनों ही चीजें गड़बड़ हैं। इसीलिए चंक साइज हमेशा बैलेंस रखना चाहिए। अब चंक साइज कितना बैलेंस होता है ये हम जब रैग या सिस्टम्स को डेवलप करेंगे, बिल्ड करेंगे, उस टाइम पर हम देखेंगे। अभी आपका काम है अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझना, ताकि मैं अगली किसी क्लास में आपको बोलूं कि हमें चंक साइज इतना रखना है तो कोई कंफ्यूज ना हो कि आखिर चंक साइज 1000 क्यों रख रहा हूं, या फिर चंक साइज में 50 क्यों नहीं रख रहा हूं, 20 क्यों नहीं रख रहा हूं, 5000 क्यों नहीं रख रहा हूं। उसका बैलेंस का लॉजिक क्या है ये आपको समझ में आना जरूरी है। ऑल्सो चंकिंग के साथ में एक और छोटा सा वर्ड यूज किया जाता है जो है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग इज बेसिकली कि दो चंक्स के बीच में कितने वर्ड्स जो हैं वो कॉमन है, यानी कि इस चंक में भी है और आगे वाले चंक में भी है। इस ओवरलैपिंग से दो चंक्स के कॉन्टेक्स्ट को आपस में समझने में एलएलएम मॉडल्स को हेल्प मिलती है। सो दैट इज ओवरलैपिंग। वैसे ही होता है जैसे एक गाना खत्म हुआ स्पॉटिफाई पर, दूसरा गाना प्ले होने वाला, बीच में थोड़ा सा फेडिंग का टाइम मिल गया, दैट इज ओवरलैपिंग। सो अब बारी आती है एनीथिंग एलएलएम की। एनीथिंग एलएलएम एक डाउनलोड किया जाने वाला ऐप है, सॉफ्टवेयर है, जिसे आप अपने डेस्कटॉप पर इंस्टॉल करने के बाद एलएलएम मॉडल्स को न सिर्फ लोकली रन कर सकते हैं, बल्कि आप उन मॉडल से अलग अलग तरह के एप्लीकेशन बना सकते हैं, रैग एप्लीकेशन बना सकते हैं, एजेंट्स बना सकते हैं। और इसका जो यूज है वो एंडलेस है। मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा बिकॉज आई वॉन्ट टू शो दिस टूल टू यू। आई एम प्रिटी श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक एनीथिंग एलएलएम का नाम भी नहीं सुना होगा, इसीलिए इसकी सेटिंग्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये टिपिकल नॉर्मल जो पीसी या मैक सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनकी तरह काम नहीं करता है। ये एक एआई टूल है, इसीलिए इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिन्हें समझना पहले बेहद जरूरी है। सो एनीथिंग एलएलएम को आप सर्च करेंगे और अभी आप गूगल पर ही सर्च करेंगे एंड देन इसके बाद यहाँ पर आप डाउनलोड फॉर डेस्कटॉप बटन पर क्लिक करें। आप अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से इसे यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एप्पल सिलिकन के लिए डाउनलोड कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा था, आई थिंक एक बार रिप्लेस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एक बार डाउनलोड कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद हम इसे रन करेंगे। नाउ इंस्टॉलेशन का प्रोसेस ऑब्वियसली मैक और विंडोज में अलग है, लेकिन जब ऐप ओपन होगा तो कोई भी डिफरेंस नहीं दिखाई देगा आपको ऑप्शंस में, सारे के सारे ऑप्शन सेम है। सो सभी लोग फॉलो कर सकते हैं। सो एनीथिंग एलएलएम इंस्टॉल हो चुका है और अब बारी है इसे ओपन करने की। एनीथिंग एलएलएम ओपन करते हैं। ओके, सो एनीथिंग एलएलएम ओपन हो रहा है। जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक मैं ओलामा को ओपन कर लेता हूँ, अभी मेरे सिस्टम में ओपन नहीं है। तो यहाँ पर आपको गेटिंग स्टार्टेड में काफ़ी सारे टास्क दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कुछ टास्क ऑलरेडी मेरे कंप्लीट दिखाई दे रहे हैं बिकॉज इस ऐप को मैं ऑलरेडी इस सिस्टम पर एक बार यूज़ कर चुका हूँ, सो इसीलिए यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बट इवन ऑन दिस पर्टिकुलर विंडो आप देख सकते हैं कि ये किस किस तरह के काम कर सकता है। ये एक चैटबॉट की तरह काम कर सकता है, ये डॉक्यूमेंट्स को एम्बेड कर सकता है। यहाँ पर आप अलग अलग टाइप के वर्क स्पेस बना सकते हैं और उस अलग अलग वर्क स्पेस में अलग अलग डिफरेंट टाइप के काम कर सकते हैं। आप कस्टम एआई एजेंट्स को भी बना सकते हैं, सिस्टम प्रॉम्प्ट्स वगैरह को मॉडिफाई करना सीख सकते हैं। सो यहाँ पर आपको इसी एक टूल के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। इट्स बेसिकली एंडलेस, लेकिन इसे अच्छी तरह से यूज करने से पहले आपको इसके सारे ऑप्शंस को देखना पड़ेगा। इसीलिए अब हम बाकी का पूरा ये जो क्लास है इसका टाइम यूज करेंगे एनीथिंग एलएलएम की सेटिंग्स को समझने में, ताकि आप इसे अच्छी तरीके से यूज करना शुरू कर पाए। सो हम यहाँ पर आ जाते हैं, आपको दिखाई दे रहा है सेटिंग्स विंडो, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। आ जाते हैं सबसे पहले एआई प्रोवाइडर्स। ये अपने आप में एक शेल है, इसके अंदर इंजन डालने का, पावर डालने का काम आप ही करेंगे। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं एलएलएम पर। नाउ यहाँ पर एलएलएम प्रोवाइडर यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कौन प्रोवाइड करेगा, राइट। यहाँ पर हम अगर देखें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एनीथिंग एलएलएम का खुद का भी ऑप्शन मिल रहा है, राइट। यानी कि आप एनीथिंग एलएलएम को खुद से इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर मॉडल चाहिए और इस मॉडल को इंस्टॉल करके यूज करो। तो जैसे ही मैंने एनीथिंग एलएलएम को सेलेक्ट किया, यहाँ पर मॉडल्स दिखाई देने लगे। ये मेटा के अपने मॉडल हैं जो अवेलेबल है, यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट के मॉडल्स हैं, अलीबाबा का अपना मॉडल है, क्वेन है, और इसके बाद डीप सीक मॉडल अवेलेबल है, गूगल के जेमा अवेलेबल है। ये सारे के सारे फ्री में अवेलेबल है मॉडल्स ही आपको दिखाई दे रहे हैं। सबके अपने अपने साइज क्या होते हैं, सबकी अपनी कैपेसिटी क्या है, कितने पैरामीटर्स है, ये सारी चीज़ें यहीं पर आपको दिखाई दे रही हैं
एनीथिंग एलएलएम को यूज करने से। इसके अलावा यहाँ पर आप GGUF मॉडल्स भी यूज कर सकते हैं, बट GGUF मॉडल्स क्या होते हैं ये थोड़ा सा इस कोर्स में आगे आने के बाद आपको पता लगेगा, तभी डिस्कस करेंगे। नाउ एनीथिंग एलएलएम के अलावा आप OpenAI के मॉडल्स को डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर सकते हैं। OpenAI को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको API की देने का ऑप्शन मिल रहा है। आप अपनी OpenAI की API की को यहाँ पर प्रोवाइड करके OpenAI को डायरेक्टली यूज करना शुरू कर सकते हैं, कमर्शियल ऑप्शन है। बट द पॉइंट इज कि अगर आपको ऐसे यूज करना है, पेड मॉडल्स ही यूज करने, तो फिर एनीथिंग एलएलएम की क्या ही जरूरत है। आप उन्हें डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशन बिल्ड करा सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्लास का पर्पस है आपको एनीथिंग एलएलएम सिखाना और उसे आप फ्री में यूज कर सके, राइट। अभी हम लोग ओपन मॉडल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसके बाद यहाँ पर एंथ्रोपिक, जेमिनाई वगैरह वगैरह सारे जितने भी पेड ऑप्शंस अवेलेबल है वो सारे के सारे अवेलेबल है। बट उसके अलावा अगर आप चाहें तो सीधे सीधे ओलामा को भी यूज कर सकते हैं। नाउ बिकॉज अभी हमने इस सिस्टम में ऑलरेडी ओलामा को इंस्टॉल किया हुआ है और ओलामा के अंदर मॉडल्स भी इंस्टॉल्ड हैं हमारे, तो हम सीधे सीधे यहाँ पर ओलामा ही सर्च कर लेते हैं। एंड ओलामा में यहाँ पर जितने भी मॉडल्स आपने डाउनलोड कर रखे हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। पिछली क्लास अगर आपने अटेंड की है तो आपको पता है कि हमने जेमा और क्विन दो मॉडल्स डाउनलोड किए थे। इन दोनों में से कौन सा अभी आप यूज करना चाहते हैं फिलहाल वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर ओलामा का बेस URL आपको एंटर करने का ऑप्शन मिल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने ओलामा सर्व नाम का एक कमांड बताया था। उस कमांड को रन करने के बाद आपको URL मिलता है कि ओलामा आपके सिस्टम में किस पोर्ट पर ओपन है। यूजुअली इट्स लोकल होस्ट 11434, बट अगर आपको नहीं दिखाई देता है तो आप ओलामा सर्व कमांड को रन करके टर्मिनल में अपना URL निकाल सकते हैं। इसके बाद आपको परफॉर्मेंस मोड को सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है। आप बेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। यूजुअली ये तब काम आता है जब आपने मॉडल जो सेलेक्ट किया हुआ है वो काफी हैवी है एंड आप नहीं चाहते हो कि आपका सिस्टम स्लो हो जाए, तो यहाँ पर आप बेस या मैक्सिमम में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आई विल जस्ट कीप इट बेस, कीप ओलामा लाइव 5 मिनट्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैक्स टोकन का ऑप्शन आपको दिया जाता है, यानी कि अगर आप कोई पेड मॉडल यूज कर रहे हैं, लेट्स से आप OpenAI का कोई मॉडल यूज कर रहे हैं और आप चाहते हो कि भाई कोई एक लिमिट हो, ऐसा ना हो कि ये एनीथिंग एलएलएम अपने आप में बहुत ज्यादा टोकन्स यूज करता रहे और आपका बिल बढ़ता रहे, तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। बट अगर आप फ्री मॉडल यूज कर रहे हैं, ओपन सोर्स मॉडल यूज कर रहे हैं, तो आपको मैक्स टोकन वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। ये था LLM। नाउ सेकंड ऑप्शन यहां पर दिखाई दे रहा है वेक्टर डेटाबेस, राइट। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है कि जब भी आप एम्बेडिंग्स क्रिएट करते हैं आपका मॉडल उसे कहां सेव करेगा, आपका सिस्टम कहां सेव करेगा उस एम्बेडिंग को, उसके लिए एक वेक्टर डेटाबेस चाहिए होता है। नॉर्मली स्टोरेज में नहीं सेव कर सकते और वेक्टर डेटाबेस अलग अलग तरह के आते हैं। तो यहाँ पर LansDB बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, बिकॉज ये LansDB एनीथिंग एलएलएम का अपना खुद का एक वेक्टर डेटाबेस है जो आपके कंप्यूटर के अंदर ही एनीथिंग एलएलएम के इंस्टॉल होते टाइम ही बन चुका है। वहां पर लोकली आपकी सारी इंफॉर्मेशन, सारी एम्बेडिंग्स स्टोर हो सकती हैं। आपको किसी थर्ड पार्टी टूल की, सॉफ्टवेयर की, सर्विस की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्री रहेगा। बट अगर आप चाहते हैं कि आप किसी दूसरे वेक्टर डेटाबेस को यूज करें तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। जैसे पाइनकोन यहाँ पर अवेलेबल है। पाइनकोन काफी ज्यादा वेक्टर डेटाबेसेस में बहुत ज्यादा पॉपुलर नाम है, अभी अभी निकल कर आना शुरू हुआ है। इसके अलावा VV8 भी अपने आप में बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत उसके यूनिक यूज केसेस हैं। बट अगर आप अभी राइट नाउ इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं और आप शुरू कर रहे हैं सिर्फ LLM की दुनिया में, तो आप LansDB को ही सिलेक्ट करके रख सकते हैं। कोई जरूरत नहीं कुछ भी अलग से दूसरा सेलेक्ट करने की। सेव चेंजेस बटन के ऊपर क्लिक करते जाएं। देखिए मैं भूल रहा हूं, आप ना भूलें, ओके। इसके बाद आ जाते हैं हम एम्बेडर के ऊपर, यानी कि एम्बेडिंग करेगा कौन। हमने यहाँ पर वेक्टर डेटाबेस तो हमने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन वेक्टर डेटाबेस में सेव करने के लिए एम्बेडिंग करेगा कौन, उसके लिए भी अलग अलग टूल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो लेट्स से अगर हम OpenAI को यूज करते हैं तो OpenAI के भी अपने अपने एम्बेडिंग के अलग अलग मॉडल्स हैं। इनमें से आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट ये फ्री नहीं है। OpenAI सिर्फ नाम में ओपन है, एक्चुअली में ओपन नहीं है। सो यहाँ पर आपको API की प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो कि अपने आप में पेड होगी और जो कि इस चैप्टर के पर्पस को रूल कर देगी। हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ फ्री मॉडल्स को यूज कर रहे हैं। सो हम OpenAI की जगह सीधे सीधे एनीथिंग LLM एम्बेडर्स को यूज कर लेते हैं, राइट। ये एनीथिंग LLM का अपना खुद का मॉडल है जो ये सारे काम कर देगा, ठीक है। वैसे OpenAI के अलावा यहाँ पर जेमिनाई का भी एम्बेडर अवेलेबल है, एज्योर का भी अपना है, ओलामा का भी अपना है। आप ओलामा को डायरेक्टली यहाँ पर यूज करके और जो भी ओलामा में अपने मॉडल इंस्टॉल कर रखे हैं, डाउनलोड कर रखे हैं, उनको यूज कर सकते हैं। बट फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल आई एम गोइंग टू यूज एनीथिंग LLM एम्बेडर, ठीक है। वेरी गुड ऑप्शन। यहाँ पर जो डिफॉल्ट सेलेक्टेड है बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद सेव चेंजेस बटन पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम टेक्स्ट स्प्लिटर एंड चंकिंग पर। अभी हमने थोड़ी देर पहले चंकिंग और ओवरलैप दोनों के बारे में बात की थी। नाउ मैंने बताया था कि चंक साइज अगर छोटा है तो भी बुरा है, रिजल्ट बुरे हो जाएंगे, और अगर बड़ा है
तो फिर आपको सही फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमें चंक का साइज़ सही रखना पड़ता है। नाउ यहाँ पर इस एनीथिंग एलएलएम के अंदर आपको 1000 की मैक्सिमम लिमिट मिलती है, मतलब आप 1000 टोकन से ऊपर जा ही नहीं सकते हैं। सो हम 1000 ही रहने देते हैं। वैसे 1000 अपने आप में सही सलामत साइज़ है। अगर आप 1000 टोकन साइज़ को यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ 1500 से लेकर 2000 वर्ड्स के आसपास बीच में मैक्सिमम आ जाता है, जो एक पर्टिकुलर एक बार में जो टेक्स्ट आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो इस लिमिट को अगर आप कम रखना चाहते हैं तो हम 500 के आसपास आ सकते हैं या 600 कर सकते हैं। मेरे अपने एक्सपेरिमेंट में अधिकतर फ्लोज के लिए, अधिकतर एजेंट्स के लिए 600 500 की लिमिट काफ़ी सही रहती है। बट देन अगेन इट डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, तो हम लोग इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। टेक्स्ट चंक ओवरलैप 20 टोकन्स का, यानी कि करीब 30 से लेकर 40 जो वर्ड्स हैं वो ओवरलैप करेंगे दो अलग अलग चंक्स के बीच में, विच इज़ फाइन, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ यहाँ पर सेव चेंजेस बटन पर क्लिक कर देते हैं। येस इरिवर्सिबल है, आई अंडरस्टैंड। इसके बाद यहाँ पर वॉइस एंड स्पीच की सेटिंग पर आ जाते हैं। सो वॉइस एंड स्पीच के सेक्शन में आपको स्पीच टू टेक्स्ट के लिए लोकल विस्पर मिल जाता है, और टेक्स्ट टू स्पीच के लिए सिस्टम, जो भी आपका सिस्टम जिस तरह के भी सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है टेक्स्ट टू स्पीच के लिए, उसे आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप ओपन एआई और 11 लैब जैसी इन सर्विसेज को भी यूज कर सकते हैं। 11 लैब इज ऑब्वियसली बहुत अच्छा है टेक्स्ट टू स्पीच के मामले में, बट जैसा कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप 11 लैब्स को सिलेक्ट करते हैं तो आपको अगेन पे करना पड़ेगा। सो मैं इसको रखता हूँ सिस्टम नेटिव पे, ताकि ये फ्री में अवेलेबल रहे। सेव चेंजेस बटन पर फिर से क्लिक करते हैं और सब कुछ सेव हो जाएगा। सिमिलरली ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी एनीथिंग एलएलएम ने बिल्ट इन ऑप्शन दे रखे हैं। नाउ अधिकतर जगहों पर आप देख रहे होंगे कि मैं हर जगह डिफॉल्ट रख रहा हूं। सो क्वेश्चन आ सकता है कि फिर हम इस पूरी की पूरी सेटिंग्स को देख क्यों रहे हैं? इसलिए जरूरी है सो दैट यू नो कि ये सेटिंग्स हैं। कल को अगर आप एनीथिंग एलएलएम को सीखते सीखते बहुत अच्छे हो जाते हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए अगर इसे यूज कर रहे हैं, तो आप अपने फ्लोज की क्वालिटी को, उसकी स्पीड को स्केल कर सकते हैं इमीडिएटली बाय जस्ट चेंजिंग द प्रोवाइडर। और ये टूल खास इसलिए हो जाता है बिकॉज ये आपको एक एक पार्ट के लिए अलग अलग सिस्टम्स को यूज करने की आजादी दे रहा है। आप एलएलएम के लिए कुछ और यूज कर सकते हैं, वेक्टर डेटाबेस के लिए कुछ और यूज कर सकते हैं, एम्बेडर के लिए कुछ और यूज कर सकते हैं। रिमेंबर, हम लोगों ने N8N की क्लास भी की हुई है। नाउ जब N8N में आप किसी फ्लो को बनाते हैं तो वहां पर आपको हर बार कनेक्ट करना पड़ता है। कभी आप पाइनकोन कनेक्ट कर रहे हैं, कभी आप ये एपीआई कनेक्ट कर रहे हैं, कभी आप इस तरह के मॉडल को कनेक्ट कर रहे हैं, विच इज सॉर्ट ऑफ अच्छा है आजादी के लिए, लेकिन बार बार जब आप सेम प्रोसेस को रिपीट करते हैं तो टायरिंग हो जाता है। यहां पर आपको एक बार में ही सेलेक्ट करना है, एक बार में आपने कनेक्ट कर लिया, एंड देन यू कैन स्विच, बट अदरवाइज सारे के सारे सिस्टम एक बार में काम करते रहते हैं, which becomes very easy. Now ट्रांसक्रिप्शन वाली टैब पर भी आपको एनीथिंग एलएलएम का ही ऑप्शन मिल रहा है, OpenAI है, बट वी विल रिमूव इट। ओके, नाउ इसके बाद आते हैं हम एडमिन सेटिंग्स में, जहां पर जनरल सेटिंग्स हैं। यहां पर आप नेटवर्क डिस्कवरी को इनेबल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी एक सिस्टम पर एनीथिंग एलएलएम को इंस्टॉल करके छोड़ दें और बाकी सारे सिस्टम उसे यूज कर पाए, तो आप नेटवर्क डिस्कवरी को इनेबल कर सकते हैं। सेव चेंजेस बटन पर क्लिक किया एंड देन इसके बाद हो गया ओपन। कम्युनिटी हब एक्सेस लेवल जो है वो सिर्फ वेरीफाइड और प्राइवेट आइटम्स तक ना लिमिट रखें। अगर आप चाहते हैं इसे ओपन करना तो आप ऑल आइटम्स पर कर सकते हैं, बट आई नो अभी फिलहाल राइट नो इट वोंट मेक सेंस, तो मैं इसे ओनली वेरीफाइड एंड प्राइवेट आइटम्स पर ही रखूंगा। सेव चेंज बटन पर क्लिक कर देता हूं। नाउ वर्कस्पेस चैट्स हैं, बट ये अभी फिलहाल आपके लिए यूजफुल नहीं। जब हम वर्कस्पेस बनाएंगे, यूज करेंगे, देन इसके बाद आपको ये समझ में आएगा। आ जाते हैं एजेंट स्किल्स वाली टैब के ऊपर, राइट? और एजेंट स्किल्स वाली टैब पर आने के बाद आपको थोड़ा सा और ज्यादा इस टूल की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। सो यहां पर रैग एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी बाय डिफॉल्ट इनेबल है, यानी कि आप एनीथिंग एलएलएम को यूज करके रैग सिस्टम्स को बना सकते हैं। जो हमारे रिट्रीवल बेस्ड सिस्टम्स हैं उन सबको आप यहीं पर बना सकते हैं। ऑन है बाय डिफॉल्ट, ऑफ करने कोई मतलब भी नहीं है। इसके बाद जो टेक्स्ट की समराइजेशन है, डॉक्यूमेंट्स की समराइजेशन, वो भी ऑन है, बाय डिफॉल्ट ऑन है। वेबसाइट को स्क्रैप करने का जो फंक्शन है वो भी डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ऑन चल रहा है, राइट? तो यहाँ पर अभी आपको स्किल समझ में आ रही है, एजेंट्स आपके क्या क्या काम कर पाएंगे, रैग बना पाएंगे, डॉक्यूमेंट का समराइजेशन हो जाएगा, और वेबसाइट को जो स्क्रैपिंग वाला टास्क है वो भी आप एनीथिंग एलएलएम के थ्रू कर सकते हैं। एंड वेबसाइट स्क्रैपिंग समझ में आ रहा है ना कितना यूजफुल होने वाला है? एसयूज जनरेट एंड सेव फाइल्स वाला अगला ऑप्शन है, इसे ऑन कर लेते हैं ताकि जो आपके जितने भी एजेंट्स हैं वो फाइल को बनाए भी और आपके कंप्यूटर पर सेव भी कर पाए, ठीक है? इसके बाद जनरेट चार्ट्स, इस फंक्शन को भी ऑन कर लेते हैं। आप अलग अलग टाइप के चार्ट बना सकते हैं। वेब सर्च ऑन कर लेते हैं। ऑब्वियसली वी आर एसईओज, वी वांट टू मेक श्योर कि हमारे जो इंजन्स हैं वो आराम से सर्च कर पाए। यहां पर जैसे आप सर्च फंक्शन को ऑन करते हैं, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई कौन सा सर्च इंजन यूज करें, राइट? सिर्फ ये चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी कह सकते हैं कि हम सर्च कर रहे हैं, बट कहां सर्च करें कभी नहीं बताते हैं।
गूगल से ही करते हैं चुपके से। नाउ यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। आप डकडगो को यूज़ कर सकते हैं, आप गूगल को यूज़ कर सकते हैं, सर्च एपीआई को यूज़ कर सकते हैं, बिंग सर्च को यूज़ कर सकते हैं, करना चाहें अगर तो। वैसे आई एम प्रीटी श्योर कि आप गूगल सर्च इंजन को यूज़ करना चाहेंगे, बिकॉज अदरवाइज सर्च की क्वालिटी कहाँ अच्छी होगी। अगर सर्च की क्वालिटी अच्छी होती तो लोग सब लोग बिंग को यूज़ कर रहे होते, राइट। कुछ लोग जो डकडगो को यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली गूगल सर्च इंजन किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के थ्रू सर्चेस को लिमिट करता है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 100 क्वेरीज पर डे मिलती हैं। यहाँ पर आपको गूगल से कुछ सर्च इंजन आईडी एंड एक्सेस की वगैरह लेनी पड़ेगी, बट दिस इज नॉट समथिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस कोर्स। आप यहाँ पर इस ट्यूटोरियल को फॉलो करके आराम से इस काम को कर सकते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू कवर दिस इन दिस ट्यूटोरियल। ओके, आ जाते हैं हम वापस। इसके बाद यहाँ पर एसक्यूएल कनेक्टर है। अगर आप किसी एक्सटर्नल एसक्यूएल डेटाबेस को यूज़ करना चाहते हैं अपने इस पूरे के पूरे पाइपलाइन को सेव करने के लिए, तो यू कैन डू दैट, अदरवाइज यू कैन कीप इट ऑफ। ओके, इसके अलावा यहाँ पर कुछ कस्टम स्किल्स को भी इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिलता है आपको, बट ये जो कस्टम स्किल्स हैं इन सभी को हम बाद में यूज करेंगे। कस्टम स्किल्स के अलावा आप अलग अलग टाइप के फ्लोज को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, आप एमसीपी सर्वर्स को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बट इन सारी चीज़ों के बारे में हम कब जानेंगे, जब हम धीरे धीरे आगे इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एनीथिंग एलएलएम की सेटिंग्स को समझ रहे हैं। सो यहाँ पर आने के बाद आपको 3 फंक्शन ऑन मिलेंगे, इनको ऑन रहने देना है और इन 4 फंक्शंस को ऑन कर लेना है, करेक्ट। अगर ये ऊपर वाले भी 3 ऑफ मिलते हैं तो इनको भी इनेबल कर लेना है। धीरे धीरे टाइम टू टाइम ये लोग चेंज करते रहते हैं। यहाँ पर कम्युनिटी हब वगैरह की सेटिंग्स हैं, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट राइट नाउ। आ जाते हैं हम कस्टमाइजेशन के ऑप्शन में। यहाँ पर आपको कुछ वही थीम्स वगैरह सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, यू कैन डू दैट। चेंज द लैंग्वेज, आई डोंट थिंक हम इंग्लिश छोड़ के किसी और लैंग्वेज पे जाने वाले हैं। यहाँ पर चैट में आ जाते हैं। चैट में आपको थोड़ा बहुत हल्के फुल्के कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है, लाइक ऑटो स्पीक रिस्पॉन्सेज अगर आप चाहते हो इस तरह का, इनेबल स्पेल चेक, इनेबल स्क्रॉल बार, रेंडर एचटीएमएल इन चैट इफ यू वांट टू डू दैट, बट अदरवाइज आप ओपन रख सकते हैं इसे। सो यहाँ पर आने के बाद ये सारे ऑप्शन ऑलरेडी सेव हो चुके हैं। इसके बाद कुछ टूल्स हैं, इवेंट लॉग्स वगैरह हैं, यहाँ पर क्या क्या हो रहा है अभी आपके टूल ने क्या क्या किया है वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। ब्राउजर एक्सटेंशन के लिए यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए और कोई भी ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं है जो यहाँ पर आपको और चेंज करने की जरूरत हो। सो ये है एनीथिंग एलएलएम के सारे ऑप्शन। सो आपने सेटिंग सीख ली, लेकिन क्लास को अभी खत्म नहीं करते, आपको बहुत क्विकली एनीथिंग एलएलएम की सुपर पावर से वाकिफ करा देते हैं। आपको दिखाते हैं कि आप इस टूल को क्विकली कैसे यूज करना शुरू कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। सो हम यहाँ पर आ जाते हैं, प्लस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। नाउ यहाँ पर आप अलग अलग वर्क स्पेस बना लेते हैं। लेट्स से मेरे इस वर्क स्पेस का नाम है एआई रिसर्च। ओके, एआई रिसर्च सेव कर लेते हैं। नाउ जैसे ही आप सेव करेंगे यहाँ पर आपको सीधे सीधे एक चैट विंडो दिखाई दे रही है। ओके, अब इस चैट विंडो पर आने के बाद आप चालू कर सकते हैं बातचीत। हेलो, यहाँ पर आपको रिप्लाई मिलने वाला है। नाउ यहाँ पर रिप्लाई कहाँ से आ रहा है, जो हमने एलएलएम मॉडल सेलेक्ट किया है वही एलएलएम मॉडल मुझे यहाँ पर रिप्लाई देने वाला है। नाउ एलएलएम मॉडल मैंने कौन सा सेलेक्ट किया है, मे बी आई फॉरगॉट। हमने सेलेक्ट किया था ओलामा के अंदर जेमा 3.1b। मैं यहाँ पर पूछ लेता हूँ विच एलएम मॉडल आर यू। ओके, थोड़ी स्पीड कम दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। आई एम जेमा लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्रिएटेड बाय जेमा टीम एट गूगल डीप माइंड। फाइन, अच्छा है, ठीक है। लेकिन इतना ही सिर्फ काम नहीं करना है हमें यहाँ पर, राइट। हमें यहाँ पर ये एनीथिंग एलएलएम के जरिए कुछ और ऑप्शंस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस मॉडल को आप यहाँ पर एक्चुअली में यूज करना चाहते हैं। जो हमने अभी सेलेक्ट किया था थोड़ी देर पहले, वो पूरे के पूरे एनीथिंग एलएलएम इस एप्लीकेशन के लिए, लेकिन आप अलग अलग वर्क स्पेस के लिए भी अलग अलग सेटिंग्स कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सीधे सीधे अपने इस चैट विंडो का टेक्स्ट साइज चेंज कर सकते हैं। और उसके अलावा आप अलग अलग फंक्शंस, जो भी फंक्शन आप यूज करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर चैट के अंदर, वो आप कर सकते हैं। आप रैग सर्च कर सकते हैं, आप वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं, आप वेब ब्राउजिंग कर सकते हैं, आप किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को सीधे सीधे फाइल्स के अंदर सेव कर सकते हैं। अलग अलग जितने एजेंट्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। लेकिन सारी एडवांस सेटिंग्स को हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। अभी फिलहाल आज की क्लास में हम देख लेते हैं कि हम कैसे एनीथिंग एलएलएम को यूज करके डॉक्यूमेंट्स को जल्दी से जल्दी अपने वर्क स्पेस में लाकर उन्हें यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस अपलोड बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मुझे फैसिलिटी मिल रही है डॉक्यूमेंट को एम्बेडिंग में कन्वर्ट करके किसी भी एक वर्क स्पेस में यूज करने की। सो मैं यहाँ पर सबसे पहले डॉक्यूमेंट को एक लेकर आ जाता हूँ।
आई क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एंड देन यहाँ पर एक मैंने ऑलरेडी रिसर्च पेपर सेलेक्ट कर रखा है। सो मैं इस रिसर्च पेपर को एज इट इज़ उठाकर यहाँ पर लेकर आता हूँ एंड देन इसके बाद मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और आई विल मूव टू द वर्क स्पेस। इस वर्क स्पेस में मैंने मूव कर लिया, यानी कि जो हमारा AI रिसर्च वाला वर्क स्पेस अभी हमने बनाया है उसमें मैंने इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लिया। बट ये एज इट इज़ काम नहीं आएगा, राइट? यहाँ पर मुझे इस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड एम्बेड भी करना पड़ेगा, यानी कि डायरेक्टली ये जो डॉक्यूमेंट है इसको एम्बेडिंग में कन्वर्ट किया जाएगा ताकि ये जो AI वर्कस्पेस नाम का मैंने अलग से विंडो बना रखा है, यहाँ पर मैं कोई भी काम कर सकूं जो इस PDF के बेस पर होगा। ओके, सो लेट्स से कि आपने बहुत सारे क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंट को आपने डाउनलोड किया हुआ है, आपको क्लाइंट ने पूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट भेजी हुई है और उन डॉक्यूमेंट्स में आप अपने लिए कंटेंट निकालना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद एनीथिंग LLM सीधे उन्हें एम्बेडिंग में कन्वर्ट करके आपको रिप्लाई दे सकता है आपके ही अपने डॉक्यूमेंट्स के जरिए। आपको गूगल के LLM नोटबुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी थर्ड पार्टी में कोई भी अपना सेंसिटिव डाटा अपलोड करने की जरूरत नहीं है, सारा काम आपके कंप्यूटर पर ही हो सकता है। सो यहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं सेव एंड एम्बेड बटन के ऊपर। बट उसके अलावा यहाँ पर एक और कैपेसिटी आती है, वो कैपेसिटी है कि आप सीधे किसी भी वेब पेज के लिंक को यहाँ पर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आ जाता हूँ वापस कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर मैंने ये एक डॉक्यूमेंट लिया था, बट लेट्स से इस डॉक्यूमेंट की जगह कोई दूसरा URL लेता हूँ। यहाँ पर सीधे मैंने इसे कॉपी कर लिया, कट, एंड देन इसके बाद आ जाते हैं एनीथिंग LLM के ऊपर। यहाँ पर मैं इस डॉक्यूमेंट का लिंक देता हूँ, फेच वेबसाइट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये वेबसाइट को अपने आप स्क्रैप कर लेगा, उस वेब पेज को जाकर सीधे स्क्रैप कर लेगा और स्क्रैप करने के बाद यहाँ पर ये आ गया है HTML। इसको अगेन मैं वर्क स्पेस पर मूव कर लेता हूँ, ठीक है, दोनों डॉक्यूमेंट्स को, इन दोनों को मैंने मूव कर लिया एंड देन इसके बाद सेव एंड एम्बेड बटन, लास्ट टाइम पर मैंने नहीं किया था इसीलिए दोबारा से प्रोग्रेस हमारी उल्टी हो गई। तो यहाँ पर मैं सेव एंड एम्बेड बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और अब इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को ये जो एनीथिंग LLM है वो हमारे सेलेक्ट किए हुए एम्बेडर के बेस पर एम्बेड करके वेक्टर डेटाबेस में सेव कर लेगा। तो ये दोनों काम हो गए, वर्कस्पेस अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है जिन्हें आप यूज करके डेटा को लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं डेटा कनेक्टर बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप गिटहब से कोई भी डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, आप यूट्यूब की ट्रांसक्रिप्ट्स को निकाल सकते हैं, आप अलग अलग कई सारे लिंक्स को एक साथ प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि आप सारे के सारे पेजेस को उस वेबसाइट के क्रॉल कर सकें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बल्क लिंक स्क्रैपर पर आने के बाद अगर मैं यहाँ पर URL किसी वेबसाइट का देता हूँ, लेट्स से मैंने अभी एक पेज का दिया था, मैं एक पूरी वेबसाइट का URL देता हूं एंड देन मुझे सिर्फ यहां पर बताना है कि कितनी डेप्थ तक मैं जा सकता हूं। क्रॉल डेप्थ, आई होप आप SEOs हैं, सबको पता है। लेट्स से यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं 4 एंड इसके बाद यहां पर अगर मैं 200 करता हूं तो क्रॉल डेप्थ 4 तक 200 पेजेस को ये एनीथिंग LLM अपने आप क्रॉल करके स्टोर भी कर लेगा और स्टोर करने के बाद उसे एम्बेडिंग में कन्वर्ट करके आपके क्वेश्चन आंसर के लिए रेडी हो जाएगा। सो जस्ट इमेजिन कि आपका कंपेटिटर है कोई, let's say Dentzy Dental. Again, Dentzy Dental, nothing against them. I'm just using their website because मेरे दिमाग में भरी हुई है। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर Anything LLM के अंदर और मैं इस Dentzy Dental को यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन इसके बाद अभी इस ट्यूटोरियल के लिए मैं 200 की जगह सिर्फ 20 पेजेस करता हूँ और इसके बाद सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। नाउ दिस इज स्क्रैपिंग द वेबसाइट। अपने आप एनीथिंग LLM उस वेबसाइट के 20 पेजेस को स्क्रैप कर लेगा और अभी आपको थोड़ी देर में रिजल्ट सामने मिलेगा। जस्ट इमेजिन ये कंप्यूटर रिसर्च के लिए कितना अच्छा, आपने कंप्यूटर की वेबसाइट को पूरा का पूरा यहाँ पर ऐड करें एंड देन उसके सारे पेजेस को डाउनलोड करके स्क्रैप करके आपके सिस्टम में स्टोर कर लेगा, एम्बेडिंग्स निकाल लेगा, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको उसे कंटेंट से रिलेटेड इमीडिएटली आपके पास अवेलेबल है। बार बार स्क्रीमिंग फ्रॉग पे क्रॉल रन करने की जरूरत नहीं है, बार बार उनके पेजेस को जाकर विजिट करके वहां से निकालने की जरूरत नहीं है। कंटेंट एनालिसिस ऑन योर फिंगर टिप्स ऑलवेज अवेलेबल, सेव हो चुका है। नाउ जब तक ये अपने आप स्क्रैप कर रहा है वेबसाइट को, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास और भी ऑप्शन है, ड्रूपल है, ऑब्सीडियन है, कॉन्फ्लुएंस है, बहुत सारे ऑप्शन है, सारे के सारे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जो हमारे काम के हैं बेयर मिनिमम अभी फिलहाल इस कोर्स को शुरू करने के लिए जितने जरूरी हैं वो सब आपके सामने आ रहे हैं। नाउ पेजेस फेच हो चुके हैं, यहाँ पर मुझे नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं एक बार डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में वापस आ जाता हूँ और यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे ऑप्शन सीधे सेलेक्ट करने का। सो यहाँ पर डेंटिजी डेंटल के ये पेजेस ऑलरेडी यहाँ पर है। मूव टू वर्क स्पेस बटन पर क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पर सारे पेजेस है। कौन से पेजेस हैं? ये अपने आप में होम पेज है, फिर इसके बाद 3D CT स्कैन वाला पेज है, ब्रेसेस, सेरेक, कंसल्टेशन, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, डेंटल इम्प्लांट, डेंटल ट्रीटमेंट, डेंटल स्माइल डिजाइन, सारे पेजेस यहां तक उठा लेके आ गया है। सेव एंड एम्बेड बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो फिर से इन सारे पेजेस में जितना भी कंटेंट था उसको उठाकर एम्बेड किया जा रहा है, टोकनाइज किया जा रहा है
अपने पास संभाल के रखा जा रहा है। जितने बड़े आपके डॉक्यूमेंट होंगे, डॉक्यूमेंट्स का नंबर जितना ज्यादा होगा, उसी के बेस पर थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, बट नाउ वर्क स्पेस अपडेटेड सक्सेसफुली। नाउ यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रू अप किया हुआ है कि पहले तो मैंने एक LLM रिसर्च पेपर को अपलोड किया और इसके बाद डेंसी डेंटल के सारे पेजेस डाल दिए, तो बट ठीक है, ट्यूटोरियल है, कोई बात नहीं, कर सकते हैं हम ऐसा, कट कर लेते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर अब डेंसी डेंटल के बारे में कुछ भी पूछ सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज डेंट जी डेंटल क्लिनिक, सर्च करते हैं। नाउ लेट्स वेट फॉर अ सेकेंड, लेट इट फाइंड आउट द इन्फॉर्मेशन, एंड यहाँ पर इन्फॉर्मेशन थोड़ी देर में अपीयर हो जानी चाहिए। ओके, यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पर आंसर दिया। आई डोंट नो व्हाई इट इज अपोलोजाइजिंग, बट स्टिल ओके, कोई बात नहीं। क्या पता ये इन्फॉर्मेशन गूगल से आ गई हो, इसका भी आंसर है यहाँ पर। शो साइटेशन, राइट, हमेशा जितनी भी बार ये आपको आंसर देगा एनीथिंग LLM, इट विल टेल यू कि एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है, किस पेज से आई है, किस सेक्शन से आई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन 3 जगहों से आ रही है, राइट। डेंसी डेंटल, डेंटल ट्रीटमेंट होम पेज है और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट वाला पेज है। अगर यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो सीधे सीधे एग्जैक्टली किस पर्टिकुलर उस पेज के किस पर्टिकुलर पैराग्राफ से इंफॉर्मेशन फेच कर रहा है, ये भी आपको यहाँ पर पता लग जाता है। सो यहाँ पर ये 67% मैच है जो क्वेश्चन था उससे। अगर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो 2 अलग अलग रेफरेंस मिले, ये 66% मैच है, ये 64% मैच है, और इसके अलावा यहाँ पर एक और रेफरेंस है जो कि 65% मैच है, यहाँ से इंफॉर्मेशन सारी निकाल कर आपको दे रहा है। सो यू कैन सी कि एनीथिंग LLM किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी वेबसाइट से कंटेंट को स्क्रैप करके सीधे आपको एक रिपोजिटरी बना के देता है जिससे आप बैक एंड फोर्थ बात कर सकते हैं। सो वो दिन गए जब आप कंप्यूटर की वेबसाइट को बैठकर एक एक पेज को एनालाइज करते थे। एनीथिंग LLM आपकी सीधे सीधे हेल्प कर सकता है पूरी की पूरी वेबसाइट को स्क्रैप करके, और सीधे सीधे आपको आपके कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। चेंज हो रहा है ना SEO वाला गेम। मिलते हैं अगली क्लास में जहां पर हम एनीथिंग LLM को यूज करके कुछ नए अच्छे एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स एजेंट्स बनाएंगे और उनसे कॉम्प्लेक्स टास्क भी करवाएंगे। बट तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड दोनों कोर्सेज को अटेंड करना है, सिंपल AI कोर्स और एडवांस SEO कोर्स। दोनों को अटेंड करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अटेंडिंग दिस क्लास। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।